स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन सी से। सेक्शन सी में क्वेश्चन 15 से स्टार्ट होता है और 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है। इसमें आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना है फाइनल एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन। मॉडल सेट के सेक्शन सी हम लोग चल रहे हैं और 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम लिखिए और इस नियम का प्रयोग करते हुए एक समान रूप से परिवर्तित अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि गॉस थ्योरम जो होती है एक बंद पृष्ठ में ही लागू होती है। तो देखते हैं इसका थ्योरम, इसका प्रमेय क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गॉसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस थ्योरम जो है। ये आपको इस प्रकार से समझिए कि ये आपका ये है बंद पृष्ठ और ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाले क्या चीज, गुजरने वाले कुल आवेश जो होते हैं वो 1/ε0 की गुना होता है। ये है गॉस प्रमेय। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि समान रूप से परिवर्तित अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। अब स्टूडेंट को यहाँ समझ ही नहीं आता है कि ये समतल शीट के कारण, यहाँ शीट के जगह पर आप चादर भी रहता है, ये इंग्लिश शब्द में दे दिया है शीट मतलब ही होता है चादर। तो हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। ये है मेरा डायग्राम, ये इस प्रकार के चित्र बना है। ये हमारा क्या है कि समतल है और ये अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र के हमें निकालनी है, व्यंजक उत्पन्न करनी है। तो सबसे पहले कि मान लेंगे कि माना ए बी सी डी एक क्या है, अनंत विस्तार से समतल आवेशित अचालक चादर मतलब सीट है, एक सीट है। ए बी सी डी क्या है, सीट है। इसके किसी बिंदु ओ से, जो कि यहाँ पे माने ओ से आर दूरी पर, कहाँ आर दूरी पर, ओ से का माने आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, का माने है पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें यहीं पर फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए चित्र अनुसार हम लोग चलेंगे तो हमें जो एरिया है वो विद्युत क्षेत्र जो ई के अनुदिश है, इसलिए जो ई और डी ए होगा वो गुणनफल होगा, क्योंकि ई और ये डी ए और ई जो है वो अनुदिश है। तो हम लोग जानते हैं डॉट जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा के अब बताइए कि यहाँ ये क्षेत्र और एरिया के जो मान के चले हैं उसकी कितनी होगी एंगल, तो 0 डिग्री होगी। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान होता है 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए रह जाएगा। चलिए अभी हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को मान ज्ञात करना है। तो संपूर्ण समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स के मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम समाकलन कर देंगे। इसको समाकलन करेंगे तो ई बाहर आ गया, डी क्या है, क्षेत्रफल है। तो बताइए डी ए का करेंगे तो क्या आएगा, ई। अब रुक जाइए, अब तो निकाल लिए ई। तो ई कहीं ना कहीं निकाले हैं तो एक पृष्ठ के लिए निकाले हैं। तो अगर संपूर्ण पूरा निकालने के लिए अगर हो तो क्या करेंगे, तो दोनों पृष्ठ से गुजरेगा, पृष्ठ ऊपर भी और पृष्ठ नीचे से। तो क्लोज इंटीग्रल ई बराबर टू ई, समीकरण इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। फ्लक्स जो है E2 पर जो है क्या होगा, 0, क्या होगा 0। दूसरा का पृष्ठ पर क्या होगा 0। फाइनल हम क्लोज इंटीग्रल ई बराबर E1 प्लस E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लोज इंटीग्रल E1 का हम समीकरण फर्स्ट में जानते हैं 2EA प्लस क्लोज इंटीग्रल E2 का मान क्या जानते हैं 0। दोनों को जोड़ देंगे तो क्लोज इंटीग्रल ई बराबर 2EA आ गया। रुक जाइए, क्या जानते हैं हम, गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई बराबर Q/ε0, ये हम जानते हैं क्या चीज़, गॉस थ्योरम से।
यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, क्या हो, सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या जान क्यू अपन ए हो जाएगा, या क्यू बराबर करेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा, आ जाएगा। से क्लोज इंटीग्रल ई बराबर करेंगे तो सिग्मा, देखिए 1 मिनट, सिग्मा एक ये होगा, सिग्मा की जगह इसके जगह पर मैंने पुट कर देंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह पर क्या आ गया सिग्मा, समीकरण का मान लेंगे सेकेंड। अब रुक जाइएगा, आगे है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर, तो फर्स्ट और सेकेंड को तुलना कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करेंगे तो फर्स्ट मेरा 2e है, 2e, अब हमारा थर्ड क्या है, तो सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों को तुलना करेंगे तो e बराबर निकालेंगे तो जो ये गुना है वो आ जाएगा भाग में, यही मेरा निकल कर आ गया व्यंजक। चलिए आप अच्छा से इसको देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए अच्छा से नोट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विभव मापी का सिद्धांत बताइए। एक सर्किट आरेख की सहायता से सापेक्ष में वर्णन कीजिए। इस उपकरण का उपयोग दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए कैसे किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम देखेंगे विभव मापी। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, क्या है, एक उपकरण जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ तथा किन्हीं दो बिंदु के मध्य का विभवांतर ज्ञात करते हैं। जो विभव मापी होते हैं वो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मतलब ज्ञात करते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया क्या, विभव मापी के ये डिफिनेशन, ये क्या इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल। इसका देखते हैं बनावट कुछ इस प्रकार के है। इसका देख लीजिए अच्छा से डायग्राम, आप भी एग्जाम में ऐसा ही बनाएंगे सेम टू सेम, चाहे इससे भी और अच्छा बना सकते हैं आप। तो चित्र अनुसार क्या है, तो चित्र अनुसार जो है मैंने लिख दिया है कि ए बी जो है, ए और बी यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी विभव मापी का तार है, और सी जो है, सी कहाँ है, देखिए इसमें सी यहाँ पे है, सी संचायक सेल है, आर एच धारा नियंत्रक है, ये जे मतलब ये हमारे पे जॉकी जो है, यहाँ देखिए जे और जे डैश दो को माने हैं, जॉकी को जे मान लिया। E1 और E2 प्रायोगिक सेल है जो जिससे हम प्रयोग करेंगे, ये ई सेल से और फिर उसके बाद ये सेल से, E1 से और E2 से। चलिए जी क्या है, तो यही है आपका धारा मापी, इसी से मापेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं हम कि माना पहला सेल का ईएमएफ E1 है, कहाँ है, यहाँ देखिए डायग्राम में। इसके लिए सिरे ए से संतुलन बिंदु की, यहाँ से देखेंगे, इस सेल के लिए यहाँ से देखेंगे संतुलन बिंदु की दूरी जो है वो का मान लिए हम लोग L1, यहाँ से यहाँ तक संतुलन की स्थिति का मान लिए L1। तब विभव मापी के सिद्धांत से क्या जानेंगे, तो E1 जो है रो जो भी यहाँ की दूरी है उसकी गुणनफल, तो दूरी मेरा क्या है, तो L1 है, तो रो की गुणनफल हो जाएगा L1, समीकरण का मान लिया फर्स्ट। फिर माना दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है तथा सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, तब जैसे E1 बराबर रो L1 किए वैसे ही E2 बराबर रो L2 कर देंगे। समीकरण फर्स्ट इसको माने, समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। चलेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देने पर, फर्स्ट में सेकेंड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो E1 बटा E2 हो जाएगा बराबर रो L1 बटा रो L2 हो जाएगा, रो से रो खत्म, L1 बटा L2। यही मेरा निकल कर आया क्या चीज, उसका व्यंजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अतः 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा भी देना है। सबसे पहले कि हम लोग देखेंगे दो लंबे सीधे समांतर, मैंने देखिए डायग्राम में बना लिया दो लंबे सीधे, ये क्या है, धारावाही चालक हैं, जिसमें फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट ये मेरा मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, तो ये वाला चालक में मेरा क्या है I1 और इसमें I2, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है I1 इसमें I2। इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मान लें B2, इसको मान लिए B1। अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे क्या कि I1 और I2 धाराओं को ले जाने वाले दो लंबे समांतर चालक को
दूरी क्या चीज़ से अलग करता है? डी से। चाहे तो आप आर से भी मान सकते हैं, जो भी मानना हो। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये जो B1 जो क्षेत्रफल इसको निकालेंगे तो क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट I1 बट्टा 2 पाई, और जो भी दूरी है चाहे आर माने चाहे डी माने, ये तो हमारा किसके लिए निकला, B1 के लिए। B2 के लिए इस सिमिलरली इसी प्रकार। चलो हमें तो निकालनी है कि इसके जो हमारा F12 जो होगा, जो I1 और लंबाई जो है L B2 एक का होगा, गुणनफल होगा, तो समीकरण का मान लेंगे फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से F21 के लिए निकालेंगे तो I2 L B1 समीकरण का मान लेंगे सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। अब उसके बाद आगे हमें क्या करेंगे कि जब हम लोग फाइंड करेंगे आगे F12 बराबर, तो I1 L1 म्यू नॉट और I2 मिला लेंगे। अब बटा में 2 पाई, जो भी यहाँ पे D माने या R माने जो भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद L जो यहाँ है इसको हम इधर लाएंगे, कहाँ में होगा, बटा में, बराबर I1 म्यू नॉट I2 बटा में 2 पाई D। बस अब फाइनल रिजल्ट मेरा आ जाएगा F21 बटा L और म्यू नॉट I1 और I2 बटा में, यही है आपका फाइनल। चलिए नेक्स्ट के इसी में बोल रहा था कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसको कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य लिखिए। चित्र की सहायता से इसके कार्य करने का सिद्धांत बताइए। इस युक्ति में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियों को उल्लेख भी कीजिए। फिर उसके बाद सेकंड में बोलता है कि एक आदर्श स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तथा रूपांतरण अनुपात 100 है। निवेश वोल्टता तथा निर्गत शक्ति क्रमशः 220 वोल्ट है तथा 1100 वाट है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। ए में द्वितीय कुंडली में घुमावों की संख्या क्या होगी, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा क्या होगी, द्वितीय कुंडली में वोल्टता क्या होगी, द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा क्या होगी और द्वितीय कुंडली में शक्ति क्या होगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले बताते हैं कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा धारा की आवर्ती को बिना बदले विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये काम है किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक, सबसे पहले आपको देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर की किस प्रकार की बनावट होती है। ये है इसका स्ट्रक्चर, इस प्रकार का इसका ये होती है इसका बनावट। तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो दिख रहा है ये कॉइल है, इस पर भी एक क्या है, कॉइल है। आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए बना लिए हैं इसी प्रकार का। तो ये जो दिख रहा है आपका ये प्राथमिक और ये है सेकेंडरी। अब ये प्राथमिक कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राथमिक कॉइल में उत्पन्न जो फ्लक्स है उसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरण के कारण उसमें भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जब प्राथमिक कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न होता है तो सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित होकर बल का अनुभव करता है। यह है इसका ट्रांसफार्मर की बनावट, यह है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की यह है सिद्धांत। चलिए ये इसकी हो गई सिद्धांत। अब हम आपको बताते हैं आगे कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ। ट्रांसफार्मर में होने वाली जो हानियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। त्राम हानि जिसको बोलते हैं कॉपर लॉस, एक होता है लौह हानि आयरन लॉस, और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, एक है शैथिल्य हानि हिस्ट्रिस लॉस। ये है इस सब है ट्रांसफार्मर की लॉस। आपको सिर्फ इसका बताना है, इसमें इसको डिफाइन नहीं करना है उतना। अब उसके बाद सेकेंड में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट में निकालने के लिए कि द्वितीय कुंडली में घुमावों की संख्या। तो सबसे पहले कि इसमें दिया क्या क्या है, देखिए इसमें दिया गया है कि प्राथमिक
प्राथमिक पी फॉर प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कितनी है 100, कितनी है 100। और पी मतलब पावर, जो पावर है वो है 1100 वाट। और जो आपको प्राथमिक जो कॉइल है उसमें जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट है। देखिए आपको बता दें, पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है ना। अगर लिखल है एन पी मतलब कि प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या, और एस या चाहे एन एस तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। तो हमें सिर्फ दिया है प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या 100 है और पावर है 1100 वाट, और प्राथमिक कॉइल में वोल्टता है कितना 220 वोल्ट। तो फर्स्ट में कहता है कि द्वितीय कुंडली में घुमावों की संख्या क्या होगी, मतलब कि आपको निकालना है एन एस बराबर वाट क्या होगी। तो जानते हैं कि घुमाव की संख्या निकालनी है तो प्राथमिक कॉइल में कितनी है 100 बराबर एन एस बटा में एन पी। तो क्या करेंगे, एन एस है तो एन एस के हम लोग निकालेंगे। तो एन एस बराबर 100 गुने एन पी, एन पी का मान क्या है एन पी का मान कितना है 100 है। तो 100 गुने 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 करेंगे तो हमारे पास 10,000। तो सेकेंडरी कॉइल में घुमावों की संख्या कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। चलिए उसी प्रकार से बी में प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बतानी है, मतलब कि जो है प्रथम प्राइमरी कॉइल में कितनी मतलब कि एम्पियर धारा भर रही है उसको निकालना है, आई पी बराबर वाट। तो पी हम क्या जानते हैं, पी पावर फोर क्या जानते हैं कि वी पी गुने आई पी, मतलब कि प्राथमिक कॉइल में वोल्टता और प्राथमिक कॉइल में धारा के गुणनफल को ही बोलते हैं पावर। तो हमें निकालनी है आईपी, आईपी को खींचेंगे तो क्या होगा, ये गुना में तो काम में आएगा भाग में आ जाएगा। तो पी मतलब कि पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1100। वीपी मतलब कि प्राइमरी कॉइल में कितने वोल्टता है 220 है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसको काट देंगे 22 22 बचे 110 5 एम्पियर। तो प्राइमरी जो प्राइमरी कॉइल में जो धारा होंगे वो कितनी होंगे 5 एम्पियर। फिर उसके बाद बोलता है कि द्वितीय कुंडली में वोल्टता बताइए। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टता निकालना है तो वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी। यहाँ से हमें निकालनी क्या चीज़, वी एस ही निकालनी है। वी एस निकालनी है तो ये क्या चीज़ है, तो ये सर भाग में है तो कहाँ चल जाएगा गुना में, एन एस बटा एन पी गुने वी पी। आप बताइए एन एस के मान कितना जानते हैं 10,000 निकालने हैं, एन एस के मान यहीं पे निकालने हैं, देखिए 10,000। फिर उसके बाद एन पी के मान कितना 100, वी पी के मान कितना 220 वोल्ट। काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 220 गुने कर देंगे 100 तो कितना हो जाएगा, 220 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,000 आ जाएगा, 22,000 वोल्ट आ गया। चलिए देखिए आगे 22,000 वोल्ट, ये तो हमारा आ गया VS। आगे है डी में द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा पूछा है, विद्युत कुंडली में विद्युत धारा। तो P बराबर जानते हैं क्या है पावर VS इंटू आई एस। तो आई एस बराबर निकालेंगे P बटा VS बराबर, जो हमें पावर दिया है 1100, VS मान कितना निकाले अभी जस्ट ही निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/20, इसको भाग देंगे 0.05 एम्पियर। ये हमारा निकल गया द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा 0.05 एम्पियर। और उसके बाद लास्ट पूछा है द्वितीय कुंडली में शक्ति क्या होगी, पावर। तो पावर हम लोग जान ही रहे हैं कि दिया गया है 1100 वाट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के कोण के संदर्भ में त्रिकोणीय ग्लास प्रिज्म के अपवर्तक सूचकांक म्यू के लिए उपयुक्त किरण आरेख खींचकर संबंध स्थापित करें। कोई बात नहीं, संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि जो न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के संबंध में। तो सबसे पहले कि ये आप समझेंगे ये क्या है। ये देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम जो बनाया है ये है प्रिज्म, और प्रिज्म में जो है इससे प्रकाश को जो गुजारे एक एक करके समझिएगा। ये देखिए मेरा है आपतित किरण, और एक बता दें कि ये प्रिज्म के अंदर जो है ये है आपका संघन माध्यम, अब ये है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम ये विरल माध्यम है। तो जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आप देखेंगे कि जब ये आपतित किरण जैसे ही ये
प्रिज्म में अंदर प्रवेश किया तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये अभिलंब की ओर झुक गया, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अब इस प्रकार से मुड़ गया। ठीक, ये हम लोग ये बीच में क्या डाले हैं, लंब। ओ एम कहें तो ये क्या है, लंब। तो क्या हुआ कि विरल से सघन में जैसी गया तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया। जाना चाहिए था इधर लेकिन इधर मुड़ गया। फिर उसके बाद ये प्रकाश आगे बढ़ते हुए जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखेंगे कि जैसे ही ये क्या है, ये हमारा अभिलंब है। तो अभिलंब से इसको जाना चाहिए था किधर, तो इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जाकर ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया, ये इधर भाग गया। चलो, ये आपको समझ में आया। अब इसमें विचलन कोण होता कहाँ है, तो देखिए विचलन कोण कहाँ होता है और कहाँ बनता है। आपको समझ में आया कि ये है आपतित किरण और ये हम डाले हैं अभिलंब। जैसे आप बता दें कि ये आपका क्या है, एक दर्पण है। जैसे ये आपतित किरण हुआ और ये आपतित किरण हुआ और ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, ये डाला गया जो होता है यही होता है अभिलंब। तो मेरा ये आपतित किरण है, तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर इधर नहीं, ये हमारा प्रिज्म है, पारदर्शी माध्यम है, ये प्रवेश करके अंदर चल गया। तो जैसे अंदर गया, जैसे कि ये मेरा पानी है, जल है, जैसे प्रकाश आया तो ये आप इस तरह से मुड़ जाता है, ऐसे जल के अंदर झुक जाता है अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब की ओर झुक गया और यहाँ देखिए तो अभिलंब से दूर हट गया। विरल से सघन में जा रहा था तो अभिलंब की ओर झुक गया, सघन से विरल में जा रहा था तो अभिलंब से दूर हट गया। तो विचलन कोण कहाँ बनते हैं, जो आप यहाँ से सघन से विरल जाने में जो हमारा किरण जो दूर हट गया अभिलंब से, इसकी जो बढ़ाए हुए और इसकी बढ़ाए हुए जो यहाँ से मिल रहा है यही है विचलन कोण। विचलन कोण को इसको विचलन कोण को इस प्रकार की डेल्टा से सूचित करते हैं। देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या है कि इसको मान लिए हैं, ये अगर इसको समझ में आ गया तो आप आसानी से निकाल लेंगे। माना ए बी सी एक प्रिज्म है, ए और बी सी क्या है, प्रिज्म है। ए बी तथा ए सी उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। कहाँ है, ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण पी क्यू, देखिएगा पी और क्यू पृष्ठ ए बी के बिंदु, ये देखिए यहाँ पे ए बी, ये जो दिख रहा है ना ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होती है। यहाँ पे आपतित होती है, आपतित मतलब कि आना है। अपवर्तन के पश्चात मतलब यहाँ से परावर्तन नहीं, अपवर्तन हुआ, अंदर ही प्रकाश दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गया, नहीं कि वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चल गई, उसी डायरेक्शन में लौटा है, नहीं। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आर एस, कहाँ है, आर और एस, ये है निर्गत। निर्गत किसको बोलते हैं, जो यहाँ से निकल रहा है, दिशा में चली जाती है। यहाँ से प्रकाश देखें यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये इसकी डायरेक्शन मुड़ने का जो बदलने का जो हुआ, ये सघन से विरल, विरल से सघन में होने से ऐसा हुआ। अब देखिए जो हमारा निकालनी है व्यंजक, तो सबसे पहले चलिए टी क्यू आर देखते हैं। टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर में, टी क्यू आर में चलेंगे तो देखिए वही कौन है ये टी क्यू आर, तो कोण यू टी आर देखेंगे, यू टी और एगो आर बराबर, इसके बराबर करेंगे तो कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर एगो ये ले लिए टी क्यू आर ये वाला। उसके बाद प्लस टी आर क्यू, टी आर क्यू एगो ये वाला ले लिए। तो इसको देखेंगे अलग अलग मान। टी क्यू आर का मान क्या जानते हैं, तो इसकी बोलते हैं हम लोग ले लिए क्या चीज़, तो इसका डेल्टा है बराबर, इसकी मान जानते हैं कि सर हमारा जो बाहरी जो विरल में जो कोण बना हुआ है सर ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ये है आपका दर्पण और ये है आपतित किरण और ये गया परावर्तित किरण और ये डाला गया अभिलंब। इसके बीच में जो बना होता है कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं।
और इसके बीच में बना होता है परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो ये मेरा आने वाले किरण था, यहाँ बन रहा था तो I1 हो गया, और ये मेरा जो जाने वाली किरण था इसके बीच में बना, ये हमारा R1 हो गया। ठीक, देखिए जिस प्रकार से यहाँ घटना हो रही है उसी प्रकार से घटना यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ I1 मान लिए हैं, यहाँ पर भी I2 मान लिए, यहाँ R1 मान लिए, तो यहाँ पर R2 मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, टी क्यू आर का वैल्यू I1 माइनस R1 प्लस इसका क्या जानते हैं, तो ये हमारा क्या है I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। अब क्या करेंगे कि हम I1 और I2 को एक तरफ करेंगे और R1 और R2 को एक तरफ करने के बाद समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज कौन सा, QOR में, तो कहाँ है QOR में, Q यहाँ से QOR ये दिख रहा है QOR में, तो QR में चलेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR, ठीक, बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब देखिए हमें तो यही निकालनी है, QOR बराबर 180 माइनस, ये प्लस में था इधर आके काम हो गया माइनस में, समीकरण का मान लिए 2। अब चतुर्भुज में चलेंगे, कहाँ कहाँ चतुर्भुज है, AQOR में, AQOR में इसको देखें तो एक प्रकार की ये क्या है, तो चतुर्भुज के जैसा है। तो चतुर्भुज में चलें तो कोण A कहाँ है, कोण A ये वाला कोण A प्लस कोण AQO एक हो गया, प्लस ARO फिर प्लस देंगे QOR ये हो गया बराबर। अब बताइए कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जिसका जिसका मान जानते हैं उससे मान पुट कर देंगे। एक ये तो ये प्लस, देखिए यहाँ पे Q की जगह पर है Q यहाँ, तो Q की जगह पर कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का कॉम्पोनेंट है, 90 डिग्री प्लस ARO यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री प्लस QOR। तो देखिए QOR के जगह पर QOR यहाँ समीकरण सेकंड में जानते हैं, ये मान सब पुट कर देंगे यहाँ पे, अब बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ के इसको जोड़ेंगे 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस R1 प्लस R2 और बराबर 360 से 360 का कर देंगे कैंसिल, ए बराबर R1 प्लस R2 हो गया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में करेंगे तो R1 बराबर R2 बराबर मेन करेंगे तो इसको क्या होगा, R बराबर करेंगे तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। इसलिए तब ए बराबर करेंगे तो R2 की जगह पर R भी रख सकते हैं, चाहे R2 की जगह पर R1, चाहे R1 की जगह पर जो है R2 भी रख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि R किया तो 2R हो गया, ए बराबर करेंगे तो वह A/2 हो गया। अब उसके बाद देखना कि पुनः जैसे R1 किए वैसे I2 की भी होगा, I1 बराबर I2 बराबर I, मतलब I बराबर करें तो क्या हो गया I1 की जगह पर I2 भी रख सकते हैं, I2 की जगह पर I1 भी। तब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो जहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में, तो इसमें क्या करेंगे कि I1 की जगह पर I और I2 की जगह पर भी I माइनस R1 की जगह पर R और R2 की जगह पर भी R, दोनों को जोड़ देंगे तो 2I हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2R हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा बराबर करेंगे तो 2I माइनस A, और ए जब यहाँ से 2I को करेंगे तो हमारा कहाँ आ जाएगा, ये इधर गुना में तो काम आ जाएगा, इधर देखिए आ जाएगा हमारे जोड़ में। अब इधर जोड़ में आ गया तो I बराबर क्या होगा A प्लस डेल्टा M/2। स्नेल के नियम से जानते हैं U बराबर साइन I बटा साइन R। अब बस मान पुट कर देंगे I की जगह पर, यही हमारा निकल के आ गया व्यंजक।